हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं लेक्चर नंबर 11 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम चैप्टर जो लेकर चल रहे हैं वो स्पेसिफिकेशंस हैं। और स्पेसिफिकेशंस में मैंने स्टार्ट किया था डिटेल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और डिटेल स्पेसिफिकेशंस में मैंने ये दूसरा पॉइंट लिया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ऑलरेडी इसके जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं अगर आपको पता है तो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप उसके लिंक देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। हालांकि टोटल जो पॉइंट है स्पेसिफिकेशंस में जो ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट में, अब देखो सीमेंट कॉन्क्रीटिंग इन फाउंडेशन, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोला जाता है पीसीसी, ठीक है। पीसीसी पीसीसी करना मतलब हम जैसे सबसे पहले एक्सवेटिंग करते हैं, तो एक्सवेटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि आरसीसी करने से पहले जो हमारा जो सबसे लोअर फुटिंग का जो सबसे लोअर पोर्शन होता है ना, वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फाउंडेशन का जो सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है वहाँ पे हम पीसीसी करके लेवल कर लेते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर आरसीसी फाउंडेशन करते हैं। तो यहाँ पर पीसीसी कर रहे हैं। पीसीसी का मतलब होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। मतलब उसमें रेनफोर्स नाम का चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट। अब कंक्रीट जो बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो पहला आ जाता है कि इसका प्रोपोर्शन आपको देना पड़ेगा कि किस प्रोपोर्शन में। पहला इसमें मैं ये करके हेडिंग डाल के आपको दे रहा हूँ एबीसी में। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो 2 नंबर दिया ना, सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, ये इसके डिटेल देने पड़ते हैं। ये जो पीसीसी करने वाले हो, ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करने वाले, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर लिखते जाता हूँ। पहला क्या चाहिए कि कंक्रीट जो बनाओगे उसका प्रोपोर्शन देना पड़ेगा, प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस क्या किस तरीके से दोगे, तो उसका प्रोपोर्शन हमें देना होता है कि कौन सा है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट बना रहा है उस हिसाब से देना पड़ता है। तो हम जो प्रोपोर्शन देते हैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जो प्रोपोर्शन देते हैं 1:4:8, ऊपर लिखा भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर लिखा भी है 1:4:8 का प्रोपोर्शन होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि 1 पार्ट आपका क्या है, सीमेंट है, 4 पार्ट आपका क्या है, 4 पार्ट सैंड है, एंड 8 पार्ट क्या है, एग्रीगेट है, कपची जिसको बोला जाता है, ठीक है। 1 पार्ट एग्रीगेट इन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इन टोटल वॉल्यूम बोल सकते हो या बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। बाय वॉल्यूम, जो भी कंक्रीट हम बनाने वाले हैं उस टोटल वॉल्यूम का 1 पार्ट सीमेंट, 4 पार्ट सैंड और 8 पार्ट एग्रीगेट होता है, ठीक है, बाय वॉल्यूम का। तो ये प्रोपोर्शन में हमें ध्यान रखना है कि जो भी प्रोपोर्शन में दिया होगा पीसीसी का, ठीक है, किसी को और ज़्यादा मतलब मजबूत देना है तो वो प्रोपोर्शन उसका ग्रेड चेंज कर देगा, M20 ग्रेड का दे देगा। तो उसके ऊपर डिपेंड है, जैसा ग्रेड बढ़ेगा वैसे ही उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें इतना पड़ता है। तो ये प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बी हेडिंग डाल देंगे, बी, ठीक है, सेकंड का ये बी है, मटेरियल। अब मटेरियल कौन कौन सा यूज करने वाले हैं, ठीक है, मटेरियल्स की बात करेंगे। तो मटेरियल्स में कौन कौन सा, अभी ऊपर ही आपने देख लिया कि कौन कौन से मटेरियल थे। कौन कौन से मटेरियल थे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ठीक है, वाटर भी तो चाहिए, ठीक है। तो इन सभी मटेरियल के बारे में देख लेते हैं कि इनकी मटेरियल की क्या खासियत होनी चाहिए, ये भी ध्यान, ये मटेरियल की क्वालिटी भी दिया रहता है स्पेसिफिकेशंस में, ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि सीमेंट यूज कर रहे हैं तो कौन से टाइप के सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इसका डिटेल कहाँ पे मिलेगा, कौन से कोड पे मिलेगा। तो हम यहाँ पर पहला हेडिंग डाल के पहला लिख देते हैं, सीमेंट के बारे में मैं लिख रहा हूँ, सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट से रिलेटेड अगर मैं बताऊं कि पहला नंबर तो वो फ्रेश होना चाहिए, डिटेल में ये आपको देना पड़ेगा, फ्रेश, ठीक है। और ये कन्फर्मेशन कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है,
कौन से टाइप का सीमेंट यूज कर रहे हो ये भी देना पड़ेगा। पहला तो टाइप, उसका टाइप्स आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सीमेंट की टाइप्स जो है, ठीक है, ये चीज़ें आपको कंफर्म करने पड़ेंगे उसके बेस पे, ठीक है, कि कौन से टाइप के सीमेंट हमें यूज करना है बेस ऑन द वर्क, ठीक है, कौन से बेस के ऊपर हम, ठीक है। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, सीमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कितनी होती है, जो हमारा आईएस कोड की बात करूं, आईएस 269 जो कोड है वो ये कहता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर यूज कर रहे हो तो उसका स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए। ये कोड देता है कि 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर जितना स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये सीमेंट की क्वालिटी में इतना कुछ आपको डिटेल देने पड़ेगी कि कौन फ्रेश कंक्रीट पहला नंबर तो होना चाहिए, दूसरा उसकी कौन से टाइप का पोर्टलैंड पोजलाना यूज कर रहे हो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हो, कि किस टाइप का आप मतलब सीमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज कर रहे हो या हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सारा कुछ दिया रहना चाहिए, इसमें डिटेल लिखा रहना चाहिए कि कौन से टाइप का सीमेंट यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप के सीमेंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे कि ताकि हमें पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग हम मतलब लिख सकें, ठीक है। तो सीमेंट के बारे में ये चीज़ें पता चल गई कि इन पॉइंटों को हमें ध्यान में रखने होते हैं कि जब भी डिटेल में लिखने होते हैं तो हमें स्पेसिफिकेशंस देने पड़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या उसमें लिखने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें आपने लिख कर बता देनी है। फिर उसके बाद से दूसरा जो आ जाता है फाइन एग्रीगेट, जिसको सैंड बोला जाता है। जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, फाइन एग्रीगेट, जिसको क्या बोला जाता है, सैंड बोला जाता है, ठीक है, सैंड बोला जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, इसके बारे में भी समझ लो कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट जो होता है वो एक एक करके मैं पॉइंट करके मैं लिखाते जाता हूँ कि ताकि आपके लिखने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। लिखे रहोगे तो आपको काम आएगा। तो फाइन एग्रीगेट में लिखो, द फाइन एग्रीगेट shall conform to IS 383 अप टू डेट, ठीक है, अप टू डेट इसको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर लिखना है तो इट शैल बी क्लीन होना चाहिए, पहले नंबर तो जो सैंड है वो क्लीन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड एंगुलर ग्रेन होनी चाहिए। जो ये सैंड होगा एंगुलर ग्रेन्स एंड shall pass through 4.75 mm ISCU, क्योंकि 4.75 mm से जो साइज कम होती है वही सैंड होती है, तो ये कंडीशंस भी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर लिखना है, मेरे साथ लिखते जाइए, जो आपको पता चले कि ये पॉइंट उसमें ये स्पेसिफिकेशन में दिखने पड़ते हैं। इट शैल भी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, एंगुलर ग्रेन होना चाहिए, उसकी जो ग्रेन है ना वो एंगुलर जैसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे एकदम राउंड राउंड मतलब नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके एंगुलर होना चाहिए, कोई ऐसे होना चाहिए, ठीक है, कि जो बहुत ही मतलब इनकी जो बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत ही बेटर होती है। एकदम राउंड राउंड होगा ना तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाती है, तो ये भी सैंड के विषय में ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम, it should be free from dust
वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, लेकिन आपको लिख के बताना है ना, तो आप अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी समझा रहा हूँ उसको समझते जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी हैंड राइटिंग बेकार जा रही है। बाकी आप सभी मेरी हैंड राइटिंग को तो जानते ही हैं। और क्या होना चाहिए, जो सी सैंड होगा, जो हम सी से निकालेंगे, सी सैंड शैल नॉट बी यूज। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जो समुद्र से जो निकाले जाएंगे उसको हम यूज नहीं करेंगे। ओनली कौन सा यूज करेंगे, रिवर, रिवर और पिट सैंड शैल बी यूज। क्यों नहीं करेंगे ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सी सैंड इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसमें अल्कली होती है, उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है, तो इसकी वजह से हम उसको नहीं यूज करते हैं। क्योंकि वो हमारे सीमेंट के साथ रिएक्शन करके, उसके साथ रिएक्शन अगर होगा, अल्कली रिएक्शन होता है तो प्रॉब्लम करता है। इसकी वजह से हम वो सैंड नहीं यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा मटेरियल है, एग्रीगेट, जिसको कोर्स एग्रीगेट भी बोला जाता है। मैं लिख लेता हूँ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट से रिलेटेड कैसा होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिकेशन देना है तो आपको ये देने पड़ेंगे। तो ये अभी सिर्फ मटेरियल बता रहा हूँ। पहला क्या इसमें था, जो सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूँ इन फाउंडेशन के लिए, जिसकी प्रोपोर्शन पहले बताया। फिर दूसरा मैंने मटेरियल को लेके चला। मटेरियल में मैंने सीमेंट बताया, फाइन एग्रीगेट बताया, कोर्स एग्रीगेट जिसको कपची बोला जाता है। तो कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, फिर बाद में वाटर बताएंगे, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट देख लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट शैल बी हार्ड ब्रोकन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट और सिमिलर स्टोन, ठीक है। कोर्स ग्रेन जो होना चाहिए, लिख देता हूं यहाँ पे, कोर्स एग्रीगेट शैल बी ऑफ हार्ड ब्रोकन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट का ब्रॉक करके जो एग्रीगेट मिलता है वो कोर्स एग्रीगेट वो यूज करना, या तो इसके सिमिलर कोई स्टोन हो, ठीक है। सिमिलर स्टोन को ब्रेक डाउन करके जो एग्रीगेट बनाया जाता है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसकी खासियत क्या होनी चाहिए कोर्स एग्रीगेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाओ, कि ताकि आपके एग्जाम पर्पज के लिए भी ईजी रहे और आपके समझने के लिए भी ईजी रहे। और कैसा कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए, इट शैल बी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डेंस। डेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी इट शुड बी फ्री फ्रॉम सॉफ्ट, फ्रीएबल, थीन, फ्लैट, इलोंगेटेड, फ्लैकी पार्टिकल्स। इससे फ्री होनी चाहिए, ये चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम, शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, ठीक है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम, डस्ट से भी फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स हुआ, या तो कोई और ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कोई मैटर है, उससे ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, अनलेस स्पेशल मेंशन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे।
जो कोर्स एग्रीगेट की जो साइज होगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो होगा वो शैल बी 20 mm, 20 mm होना चाहिए, ठीक है। 20 mm ग्रेडेड होना चाहिए, ग्रेडेड डाउन, ठीक है। एंड शैल बी रिटेन इन 5 mm स्क्वायर, ठीक है। एंड शैल बी retained in a 5 mm square massive, ठीक है। वहाँ पर रिटेन होनी चाहिए ऐसे टाइप के मटेरियल को, ऐसे टाइप का जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन इसलिए दिया जाता है कि जब भी आप ये चीज़ें मटेरियल लाकर यूज कर रहे हो तो ये चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज कभी भी चेकिंग आ सकती है और आपका मटेरियल जो यूज कर रहे हो वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि हर तरीके का, हर टेक्निक स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपको किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, कैसे मिक्सिंग करनी है, ठीक है। मिक्सिंग करोगे तो कैसे करोगे, प्लेसिंग करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें कंक्रीट में आप लोग पढ़ चुके हो, कंक्रीट में, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में आपने पढ़ लिया होगा, ये चीज़ें तो आपको आइडिया है, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है वो वाटर, मटेरियल में चौथा जो आ जाता है वो वाटर है। तो वाटर कैसा होना चाहिए जो यूज करोगे, वो वाटर कैसा होना चाहिए, क्योंकि वाटर की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। तो जो वाटर यूज होगा, वाटर यूज्ड शैल बी, देखो सब में लिख रहा हूँ शैल बी लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये इसका ग्रामर में जो ग्रामर वाला पार्ट बताया था कि कैसे स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है उसमें शैल बी खास करके यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर यूज शैल बी क्लीन एंड रीजनेबली फ्री फ्रॉम injurious quantities of deleterious material, like such as की बात करूं तो ऑयल्स है, उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, एसिड्स, एल्कली नहीं होना चाहिए, सॉल्टी नहीं होना चाहिए, एंड वेजिटेबल्स ग्रोथ ये नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अगर बात करूँ ना तो जनरली जो यूज किया जाता है, जनरली अगर मैं बात करूँ, जनरली पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर मतलब क्या है, जो हम लोग पीने योग्य वाले जो पानी यूज करते हैं, पोर्टेबल वाटर शैल बी यूज, पोर्टेबल वाटर यहाँ पर लिख देना, वाटर शैल बी यूज्ड। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेंगे कि वाटर जो भी हम वाटर की क्वालिटी यूज करने वाले हैं वो इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए कि ताकि हम उसकी जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि ये अगर उसमें अगर क्वांटिटी है ऑयल्स की, एसिड की, एल्कलीज की, साल्ट की, वेजिटेबल ग्रोथ की, जो उसमें अगर क्वांटिटी है तो वो हमारे कंक्रीट के अदर मटेरियल पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो ये सब मटेरियल का पार्ट था। अब सी वाला पार्ट ले लेते हैं। सी में आ जाएगा आपका मिक्सिंग। अब मटेरियल तो आपने लिख लिया, लेकिन मिक्सिंग करने का प्रोसीजर दो तरीके से होता है। एक होता है हैंड मिक्सिंग,
हैंड मिक्सिंग का तरीका, या तो हैंड मिक्सिंग अगर करने के लिए बोल रहा है तो हैंड मिक्सिंग का भी तरीका देगा, और प्लस मशीन मिक्सिंग। ये दो तरीके होते हैं मिक्सिंग करने के लिए। मशीन मिक्सिंग जनरली अभी जो यूज़ किया जाता है मशीन मिक्सिंग ही किया जाता है, क्योंकि हैंड मिक्सिंग बहुत ही हार्ड भी होता है और प्रॉपर तरीके से उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है, मटेरियल का लॉस्ट। ठीक है, तो हैंड मिक्सिंग से बेटर यही होता है मशीन मिक्सिंग। ठीक है, तो मशीन मिक्सिंग में कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैंड मिक्सिंग तो नॉर्मली अभी यूज में ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने अभी जहाँ पर भी कॉन्क्रीटिंग देखा, हाँ नॉर्मल कुछ क्वांटिटी का, मतलब पॉइंट समथिंग मीटर क्यूब क्वांटिटी का अगर कंक्रीट बनाना है तो वहाँ के लिए हैंड मिक्सिंग चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मशीन मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल दी गई रहती है कि मशीन मिक्सिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, हैंड मिक्सिंग के लिए प्रोसीजर क्या होता है। तो मशीन मिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की प्रोसीजर को हम देखेंगे। तो जो मशीन मिक्सिंग होती है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो उसका मिक्सर ड्रम होता है, द मिक्सर ड्रम, सेल बी, देखो सेल बी यहाँ पे भी यूज हो रहा है, हर जगह पे सेल बी, ध्यान रखना सेल बी फ्लश्ड, सेल बी फ्लश्ड क्लीन विथ वाटर। ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए, मतलब मिक्सिंग करने से पहले भी उसको वाटर से साफ कर लें, और कंक्रीटिंग हो जाने के बाद भी वाटर डाल के उसको साफ कर लें। अदरवाइज क्या होगा, उसी में स्टिफ हो जाएगा, जो कंक्रीट जो बचे हुए उसमें होंगे उसमें स्टिफ हो जाएंगे, जिससे हमारा जो ड्रम होगा मिक्सर ड्रम वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है, यूजेबल नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, मेजर क्वांटिटी ऑफ ड्राई कोर्स एग्रीगेट, मेजर quantity of dry coarse aggregate shall be placed first। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि जब भी कंक्रीटिंग का मिक्सिंग करोगे तो सबसे पहले क्या उसमें ऐड करोगे, कोर्स एग्रीगेट को ड्रम में, फर्स्ट इन द ड्रम, ड्रम में सबसे पहले क्या डालोगे, कोर्स एग्रीगेट डालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको क्या डालना है, सैंड एंड सीमेंट ऐड करोगे, सैंड, उसके बाद से सीमेंट ये ऐड करोगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, सैंड डालेंगे फिर सीमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा तब उसके अंदर, ठीक है, जब ये इसको प्रॉपर तरीके से ड्रम में मिक्स कर लेंगे उसके बाद उसके अंदर वाटर डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये हो जाने के बाद से ड्राई मटेरियल शैल बी मिक्स, द ड्राई मटेरियल shall be mixed in the mixing drum for at least 4 tons, at least 4 tons, 4 बार, मतलब ये 4 रिवोल्यूशन हो जाने पे ऑफ द ड्रम वो एटलीस्ट मिक्स हो जाता है। ठीक है, आफ्टर विच द मेजर क्वांटिटी, विच द मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर शैल बी एडेड, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, एडेड ग्रेजुअली, या तो ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें। ठीक है, ग्रेजुअली एंड स्लोली। ठीक है, ऐसा नहीं कि फटाक से सब वाटर डाल दिए। विथ अ वाटर कैन, विथ अ वाटर कैन while the drum is in motion, मोशन में हो तभी डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब रोक के और उसमें वाटर डालना है। तो इससे क्या होता है, टू गिव
जिससे टू गिव अ प्लास्टिक मिक्स ऑफ रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी को अच्छे से जाना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वीडियो है, उसको देखिए। उसमें ये टॉपिक मैंने समझाया है। उसमें प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट जो फ्रेश कंक्रीट का चैप्टर नंबर 2 है, उसका मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कब तक करना है, ये जो रिवोल्यूशन करना है, जो मिक्सिंग करनी है, वो कितना करना है, 2 मिनट से कम करना है, 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट से कम तक ये रिवोल्यूशन होगा। उसके बाद से हम उसको क्या करेंगे, लेइंग करेंगे, ठीक है। अब ये जो मिक्सिंग हो गया, तो मिक्सिंग के बाद से क्या करेंगे, डी पॉइंट पे आ गया ना, सी था। अब डी पॉइंट पे क्या करेंगे, लेइंग करेंगे। लेइंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करके प्लेसिंग करना, लेइंग ऑफ कंक्रीट। अब जो बनाया है कंक्रीट, तो जहाँ पे जिस पर्पज के लिए बनाया है वहाँ पे कास्टिंग करेंगे, तो वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि कैसे करना है, ये चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। कंक्रीट शैल बी लेड जेंटली इन लेयर, ठीक है, जेंटली इन लेयर, वो भी चीज़ें बता देता हूँ। देखो ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ये आप साइट वर्क कर रहे हो ना, तो आप प्रॉपर तरीके से, एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से आप काम करा पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स हम कर लेते हैं। देखो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के साथ साथ आपको ये देखो, फील्ड एक्सपीरियंस कहाँ पे मिलता है। फील्ड एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप स्पेसिफिकेशन नहीं बना पाओगे। तो पहले फील्ड एक्सपीरियंस लेनी पड़ती है कि किस प्रकार से ये वर्क कराना है, कि ताकि आपको आइडिया रहे। तो कंक्रीट शैल बी लेड इन लेयर, कैसे करोगे, लेयर वाइज करोगे, नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर and compacted by पिनिंग भी बोलते हैं, पिनिंग भी बोल सकते हैं, विथ रॉड्स एक मिनट, विथ रॉड से एंड टैंपिंग विथ वुडन टेम्पर, विथ वुडन टेम्पर जो होता है उससे कर लो, ठीक है। और विथ मैकेनिक्स वाइब्रेटर, जो मशीन वाइब्रेटर रहता है, जो नीडल वाइब्रेटर बोला जाता है, ठीक है, मैकेनिक्स वाइब्रेटर का यूज कर लो, वाइब्रेटर। अंटिल कब तक, अंटिल और डेंस कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड। कब तक करना है, जब तक मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकेंड या 20 सेकेंड या 25 सेकेंड यहाँ तक ही करते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। कंपैक्शन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। जो भी ये करोगे, कंपैक्शन करना होगा, तो ये जो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, आपको सबको पता है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है, तो उसके बिफोर में ही करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये स्टीप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टीप हो जाएगा 30 मिनट में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ओके। और इस प्रकार से उसको लेइंग करेंगे कि उसके कोर सेग्रीगेट कंक्रीट से सेपरेट ना हो, जिसको सेग्रीगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि लेइंग में हमें क्या क्या ध्यान रखने पड़ती हैं, कि ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ना हो, ठीक है, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी उसके बाद से ई वाला पॉइंट डी हो गया, तभी ई पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ई पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्यूरिंग है। क्यूरिंग भी मैंने ऑलरेडी समझाया है, अगर नहीं पता तो मेरे कंक्रीट वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में है, और मोस्टली बहुत सारे बच्चे उसको देखते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो जो क्यूरिंग होता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि फ्रेशली लेड कंक्रीट
freshly laid concrete shall be protected from rain फ्रेश की बात कर रहे हैं, अभी वो सेट नहीं हुआ है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन बाय सुटेबल कवरिंग। कवरिंग, ये पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं क्यूरिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है आफ्टर अ कॉन्क्रीटिंग हैज बिगन टू हार्डन, आफ्टर द कॉन्क्रीट, मैं ये पॉइंट में इसीलिए करके लिख रहा हूँ ना कि ताकि आपको याद रहे। आफ्टर द कॉन्क्रीट हैज बिगन, बिगन मतलब बिगेन का ये थर्ड फॉर्म है। बिगन टू हार्डन, हार्डन मतलब स्टीफ हो गया जब, ठीक है। दैट इज अबाउट 1 to 2 hours आफ्टर इट्स लेइंग, 1 to 2 hours आफ्टर इट्स लेइंग, मतलब जब हम ये लेइंग कर देते हैं, प्लेसिंग कर देते हैं, तो उसके 1 से 2 घंटे बाद क्या हो जाता है, ये स्टीफ हो जाता है, ठीक है, हार्डन हो जाता है। हार्डन होने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर वेट गनी, जो गनी बैग होता है वो इसके ऊपर लगा देंगे, तो उसी को तो क्यूरिंग बोला जाता है, ठीक है। इट शैल बी कवर्ड, it shall be covered with weight, weight मतलब गीला, गनी बैग्स, ठीक है, गनी बैग्स उसके ऊपर डाल दो, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स लेइंग ऑफ कॉन्क्रीट द सरफेस, 24 घंटे के बाद, हाँ, आफ्टर 24 hours of laying of concrete, concrete जब लेइंग करते हैं ना तो उसके 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ। concrete surface, concrete the surface shall be cured by flooding with water, वाटर से क्या कर देते हैं, उसके ऊपर वाटरिंग करते हैं, ठीक है। और बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, और बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्रिंकलिंग करो उसके ऊपर, और कवरिंग विथ वेट ऑब्जर्व मटेरियल, या तो क्या कर दो, कवरिंग विथ वेट ऑब्जर्व मटेरियल, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ये चीज़ें थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो कि जो वाटर हम मिक्स करते हैं ना कंक्रीट बनाने के लिए, तो वो 3 पार्ट में होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कैपिलरी वाटर होता है ना, वो कैपिलरी वाटर एवोपरेट ना हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर हम वाटरिंग करते रहते हैं कि जो एवोपरेट होना होगा वो जो हम वाटरिंग कर रहे हैं, क्यूरिंग कर रहे हैं प्रोसेस के लिए, तो वही वाटर एवोपरेट है, उसके अंदर का जो कैपिलरी वाटर है वो एवोपरेट ना हो, इसके लिए हम ये मतलब यूज करते हैं। अब उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका, ये ई पॉइंट था, उसके बाद से एफ पॉइंट आ जाएगा आपका। एफ पॉइंट वो है मेजरमेंट एंड रेट। एंड रेट, तो मेजरमेंट कैसे करोगे, देखो इसकी मेजरमेंट जो होगी वो क्यूबिक मीटर में होगी। मेजरमेंट जो होगी वो क्यों किस में होगी, जो मेजरमेंट है, क्योंकि कंक्रीट बना रहे तो मेजरमेंट शैल बी टेकन इन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम में होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम का तो हम रेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि मार्केट में आपको बना बनाया कंक्रीट तो मिलता नहीं है।
मिलता क्या है, सीमेंट मिलता है, सैंड मिलता है, एग्रीगेट मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो वो ये जो मीटर क्यूब में आप फाइंड आउट करोगे उसके बेस पर आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस कंक्रीट से जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्यूबिक मीटर में मिलेगा फॉर द एग्जैक्ट डायमेंशन जो होगा उसके थ्रू, एग्जैक्ट जो डायमेंशन होगा उसके थ्रू हमें मिल जाएगा, ठीक है। एज पर ड्राइंग, जो ड्राइंग दी हुई है उसके ड्राइंग के बेस पर हमें क्या मिल जाएगा, उसका क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। उस क्वांटिटी के बेस पे हम जितने भी मटेरियल हैं उन मटेरियल का क्या करेंगे, मटेरियल निकाल लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ये कमेंट करके आप जरूर बताना कि अगर क्यूबिक मीटर में कंक्रीट निकल गया तो उसकी सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सैंड जो फाइन एग्रीगेट है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि मार्केट में तो वो जो रेट से मिलते हैं, जैसे कि कुछ जैसे सैंड है वो बाय वॉल्यूम मिलते हैं, एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है वो बाय वॉल्यूम मिलते हैं, लेकिन सीमेंट आप देखोगे तो बैग मिलते हैं, एक बैग का कॉस्ट होता है। तो आपको नंबर ऑफ बैग निकालने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ बैग कितने होंगे, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, समझ में आया। फिर उसके बेस पे आप उसका रेट डिसाइड करोगे और उसे कैलकुलेट करोगे। तो और क्या इसमें ध्यान में रखने होते हैं रेट कैलकुलेट करने के लिए, ये मेजरमेंट तो आप इसको निकाल लोगे, इसके बेस पे वो क्वांटिटी भी निकालोगे। फिर बाद में द रेट की बात करें, द रेट शैल बी फॉर द कंप्लीट वर्क इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग में क्या क्या आएगा वो देख लो, इंक्लूडिंग बिलिंग ऑफ वाटर भी आ जाएगा, टिम्बरिंग भी आ जाएगी इसके अंदर, टिम्बरिंग किए हो गए ना, टिम्बरिंग मतलब फॉर्मवर्क तो बनाया है ना, फॉर्मवर्क तो बनाया है, टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस, टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस, जो उसकी ट्रेंचेस बनाई गई है, ठीक है। फिर बाद में कंपैक्शन का अलग चार्ज, भाई कंपैक्शन मशीन यूज कर रहे हो तो उसका अलग आएगा ना, क्यूरिंग के लिए अलग, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सबका भी रेट हमें देने पड़ते हैं, ये सबका भी रेट हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। बिलिंग में ये इनका भी रेट हमें देने पड़ते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए, ये था सेकंड वाला, जो सेकंड पॉइंट थे। और सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि आपका जो भी सीमेंट कॉन्क्रीटिंग इन फाउंडेशन में कर रहे हो जिसको पीसीसी बोला जाता है, तो पीसीसी में इतने पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें देनी पड़ती है। प्रिपरेशन हो गया, मटेरियल हो गए, सॉरी प्रोपोर्शंस हो गया कि कौन से प्रोपोर्शन में वो मटेरियल बनेगा, फिर बाद में आपका मटेरियल हो गया, फिर बाद में मिक्सिंग हो गया, फिर लेइंग ऑफ कंक्रीट हो गया, क्यूरिंग हो गया और मेजरमेंट एंड रेट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से पॉइंट हमें डालने होंगे, जो पॉइंट आपको ऐड करने होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला आपका तो प्रोपोर्शन आ जाएगा, पहला आपका प्रोपोर्शन आ जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो मटेरियल कौन कौन से होंगे वो उसके बारे में, कैसे होंगे मटेरियल्स उसके बारे में लिखना होगा। तीसरा आपका मिक्सिंग, मटेरियल तो ले लिया, अब मिक्सिंग करने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि जब मटेरियल को मिक्सिंग कर दिए तो फिर बाद में लेइंग करना पड़ेगा, ठीक है, लेइंग आ गया। लेइंग के बाद से पांचवा अगर ध्यान रखना पड़ेगा तो क्यूरिंग, क्यूरिंग का कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट भी करने पड़ेंगे। और 6 के बाद क्यूरिंग जब हो जाती है तो मेजरमेंट एंड रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पॉइंट को इसमें कवर करके बताया है। ये 6 पॉइंट को याद रखेंगे कि ताकि आपके लिए आसान हो सके, आपके लिए इजी हो सके। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे और अपने आप को बेस्ट बनाना है तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके अंदर कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए अपने बेस्ट को, अपने जो जितने भी बेस्ट फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड है उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको शेयर करेंगे तो बहुत ही मेरे लिए भी फ़ायदा होगा कि चलो कोई देख रहा है, कि ताकि उसके बेस पे मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँ। क्योंकि अगर आप सभी का इंटरेस्ट नहीं है देखने का तो फिर बाद में मेरा बनाने का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है।
मैं सब बना रहा हूँ आपके इंटरेस्ट के ऊपर, तो अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो कंप्लीट होगा, क्योंकि आगे जब रेट एनालिसिस और जब डिटेल एस्टिमेशन मैं बताऊंगा ना, क्योंकि खास करके मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, डिटेल एस्टिमेशन से आते हैं। तो डिटेल एस्टिमेशंस कब सीख पाओगे, जब इन सभी वीडियो को आप रेगुलर देख रहे हो और उसके बेस पे अपना जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कर रहे हो। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।